आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साइंस प्लस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 3 नंबर में, भारत किस वर्ष तक टीबी मुक्त देश बन जाएगा? जी हाँ, भारत जो है किस वर्ष तक टीबी मुक्त देश बन जाएगा? तो 2025 तक भारत जो है टीबी मुक्त देश बन जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? जी हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो आभासी मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? जी, आभासी मेमोरी का आकार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है आभासी मेमोरी का आकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज के क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? जी हाँ, विनिर्माण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो निर्माण उद्योग को विनिर्माण के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न का, तो सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, सांख्यिकी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1966 से 1969 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो यह भी आप याद रखिएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, या किसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो इस तरह से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है या जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जी, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न का, तो शिक्षा निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? जी हाँ, शिक्षा जो है निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? तो समवर्ती सूची का एक हिस्सा है शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो भारत में राज्य
पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? जी हाँ, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। आज का 15 नंबर प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आप सभी लोगों को काफी बार बता चुका हूँ। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था? जी हाँ, दिल्ली का सुल्तान निम्नलिखित में से वो कौन था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर कर लगाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, तारीख ए दिलकुश पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, तारीख ए दिलकुश नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो भीमसेन जो है तारीख ए दिलकुश नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। जी हाँ, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लाहौर किसने करवाया? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका 4 प्रश्न कवर हो रहे। एक तो ये कि लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने। और दूसरा ये भी प्रश्न बन रहा है कि मोती मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा। और लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ? कानपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 20 नंबर प्रश्न है, सेवा सदन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? जी हाँ, सेवा सदन सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो रामाबाई रनाडे जो है सेवा सदन सोसाइटी के संस्थापक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो गैसों के दाब किससे मापा जाता है? जी हाँ, गैसों के दाब निम्नलिखित में से किन से मापा जाता है? तो मैनोमीटर से गैसों के दाब मापे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। जी हाँ, लाइसोजाइम मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? जी हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो ये आप याद रखिए। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जी, एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। या आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। ये आप याद रखिए। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को। लहसुन निम्नलिखित में से किस तना रूपांतरण का एक उदाहरण है? जी हाँ, लहसुन जो है निम्नलिखित में से किस तना रूपांतरण का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शलगकंद। जी हाँ, लहसुन जो है शलगकंद तना रूपांतरण का एक उदाहरण है। तो ये आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है। जी हाँ, एटीपी का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो पक्षियों में निम्न में से कितने कक्ष वाले हृदय होते हैं? जी हाँ, पक्षियों में निम्न में से कितने कक्ष वाले हृदय होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष वाले हृदय होते हैं। किसमें? पक्षियों में। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें इस नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, ये आपको पहचान करना है विकल्पों में से कि कौन सा मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। वृक्क जो है मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। और बात करें ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का और ऑप्शन सी का, तो ये तीनों जो है मानव पाचन तंत्र का हिस्सा यानी मलाशय में समाप्त बड़ी आंत, आहार नाल या ग्रास नली और छोटी आंत्र जो है ये मानव पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो पदार्थों की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा कहा जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था को। तो ये आप याद रखिए। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है जो चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3 जो है ये चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा सूत्र? CaCO3। साथियों, अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? जी हाँ, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ग्रुप में रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले समूह में, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ये आप याद रखें। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जी हाँ, मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मार्श गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन गैस को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती है? तो Fe यानी लोहा जो है ठंडे और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग के पदार्थों का निक्षेपण निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण होता है? जी हाँ, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग के पदार्थों का निक्षेपण निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CuCO3 के कारण होता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर भस्म है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर भस्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी इनमें से सभी जो है एक कमजोर भस्म है। तो ये आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो डैश की भौतिक राशि को वाट में मापा जाता है? जी हाँ, वो कौन सी भौतिक राशि है जिसे वाट में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति की भौतिक राशि को वाट में मापा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो बीटा किरणें जो है ये चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करिए 38 नंबर प्रश्न का, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह किस प्रकार के पृष्ठ के लिए मान्य नहीं है? जी हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह किस प्रकार के पृष्ठ के लिए मान्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यह सभी पृष्ठों के लिए मान्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप याद रखिएगा। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो उत्प्लावकता का नियम किसके द्वारा खोजा गया था? जी हाँ, उत्प्लावकता का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया? तो आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न को। तो किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है? जी हाँ,
निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर के रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीलिया को मानव शरीर के रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किसे? पीलिया को। तो ये आप याद रखिएगा। साथियों, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें।